चलाया जा रहा है। 658 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का ये मामला है। करीबन 58 शेल कंपनियों से जुड़ा फर्जीवाड़ा है। राज्य पुलिस की भी मदद ली जा रही है। कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी है इस रेड को लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से फर्जी आईटीसी का जो ये मामला है, जिस तरह से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मामला है, तो इस मामले में झारखंड, मणिपुर, कोलकाता समेत कुछ और भी राज्यों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से इस मामले में कई नए इनपुट्स मिले थे और उसी के आधार पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज इस पूरे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में जो ईडी के जो अधिकारी बताते हैं कि तकरीबन 658 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये पूरा मामला था और इसी मामले में झारखंड, मणिपुर, कोलकाता, ईटानगर, इसके साथ साथ कई ऐसे जो इलाके हैं वहां पे भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में कई लोगों का जो नाम सामने आया है, खासतौर पर मिस्टर सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा तकरीबन 99 करोड़ से ज्यादा का आईटीसी लिया गया था। इसके साथ साथ जो पूरा इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन ये भी जानकारी मिली है जांच एजेंसी को कि 58 शेल कंपनियों की का नाम जो है वो सामने आया है। तो 58 जो शेल कंपनी है उसको तैयार किया गया और उसी शेल कंपनियों के माध्यम से ये तकरीबन 658 करोड़ का फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको जब्त किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कई नए इनपुट्स भी सामने आएंगे। उसके आधार पर आगे औपचारिक तौर पर तमाम बातों की पुष्टि भी की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई बंगाल, झारखंड, मणिपुर में ये कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर रेड चल रही है। कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड चल रही है। देखने वाली बात होगी कि इस रेड में क्या निकलकर सामने आता है। चाईबासा से बड़ी खबर है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर फिर से एचआईवी लगा है। संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा। एक परिवार के पति, पत्नी और बेटा तीनों एचआईवी संक्रमित पाए गए। परिवार ने ब्लड बैंक पर आरोप लगाए। पहले भी ऐसी लापरवाही हो चुकी है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप लगे हैं। एक परिवार के 3 लोगों को ये संक्रमित खून चढ़ाया गया, जिसकी वजह से ये सभी एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। परिवार ने ब्लड बैंक पर गंभीर आरोप लगाए। पहले भी इस तरह की लापरवाही हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चाईबासा से रुपेश प्रधान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रुपेश, आखिर ये कौन सा ब्लड बैंक है जिस पर बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं? इससे पहले भी संक्रमित खून चढ़ाया गया और एक बार फिर से इतनी बड़ी लापरवाही? जी बिल्कुल, ब्लड बैंक, चाईबासा ब्लड बैंक का मामला पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में सुर्खियों में आया था, जब एचआईवी संक्रमित 5 बच्चों जो थैलेसीमिया पीड़ित थे उनके एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद यह मामला पूरे राज्य में गूंजा था। लेकिन ये मामला अब जो सामने आया है, इसमें एक परिवार के 3 लोग, पति, पत्नी और एक बच्चा एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद उस परिवार द्वारा ब्लड बैंक के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 में जब महिला पहली बार गर्भवती हुई थी तो उस दौरान सीजरियन ऑपरेशन जब हुआ सदर अस्पताल चाईबासा में, प्रसव के दौरान उस दौरान जब ब्लड चढ़ाया गया था तो उसके कारण अब वो एचआईवी संक्रमित हो गए हैं और उनके पति और जो बच्चा भी संक्रमित पाए गए हैं। अब इस मामले में यह मामला जब सामने आया है मीडिया के माध्यम से, तो सिविल सर्जन जो डॉक्टर भारती मिंज है, उनका कहना है कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाने के कारण ही वे संक्रमित हुए हैं या अन्य कोई कारण से संक्रमित हुए हैं, अन्य कोई सोर्स से। ये अब जांच किया जाएगा इस मामले में। जो परिवार है जो संक्रमित रुपेश, क्या ये जो परिवार है वो चाईबासा का ही रहने वाला है?
जी, ये पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले का ही एक प्रखंड के हैं और उस परिवार को सिविल सर्जन के मुताबिक सदर अस्पताल बुलाया गया है। हालांकि आज दोपहर तक वो परिवार सिविल सर्जन से मिलने अस्पताल नहीं पहुंचे हैं और आगे जब परिवार आएगा तो इस मामले में आगे की जो जांच पड़ताल होगी उसमें क्या बातें सामने आ रही है। हालांकि सिविल सर्जन अब इस बात का से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ब्लड बैंक के खामी के कारण ही ये संक्रमित हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कैसे की जाती है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, संक्रमित खून चढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार संक्रमित हो गया, HIV पॉजिटिव हो गया और एक बार फिर से वही गलती दोहराई गई है। और ऐसे में ये गंभीर विषय है, जांच का विषय है। बढ़ते आगे, सीएम हेमंत सोरेन ने दावोस में ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ विस्तृत संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने दावोस में झारखंड की सहभागिता के उद्देश्य, राज्य की प्राथमिकता और झारखंड के अगले 25 साल के दीर्घकालिक विकास विजन की रूपरेखा को साझा किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, 20 साल के विकास के विजन को साझा किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस वक्त दावोस में हैं, विदेश दौरे पर हैं और लगातार बातचीत की जा रही है ताकि विकास और भी ज्यादा बेहतर हो सके, बेहतर विजन लाया जा सके। बढ़ते आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सिसिलिया ओलिजिन से मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ मौजूद रहा। इस मुलाकात के दौरान झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग को और सुदृढ़ करने पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन दावोस में राउंड टेबल बैठक आयोजित होगी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वाधान में राउंड टेबल बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश कुमार संघवी शामिल होंगे, जो कि नीति निर्माताओं, विभिन्न कंपनियों के CEO और संस्थागत निवेशकों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि सतत विकास की कार्य योजना कैसे होनी चाहिए, इसके लिए क्या अनिवार्य है, क्या जरूरी है। और देखिए, दावोस में गूंजेगी झारखंड की आवाज। कल्पना सोरेन 2 सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होंगी। पहले विमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में संवाद करेंगी, वी लीड वुमेन लीडरशिप में संवाद करेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट में और वर्टिकल के तत्वाधान में इस कार्यक्रम में बैठक होनी है, जिसको लेकर ये बड़ी तैयारी की गई है। दावोस में झारखंड की आवाज गूंजनी है और कल्पना सोरेन 2 सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होंगी। पहली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप संवाद वो करने जा रही हैं, वी लीड विमेन लीडरशिप में संवाद करेंगी। विश्व आर्थिक फोरम के मंच दावोस में आज का दिन झारखंड के लिहाज से बेहद अहम और खास है। दावोस में आज झारखंड की आवाज वैश्विक मंच पर गूंजने जा रही है और आज विधायक कल्पना सोरेन महिला उद्यमिता और नेतृत्व पर 2 सत्रों में वक्ता के रूप में शामिल होंगी। अब इसको लेकर सियासत काफी तेज है। जेएमएम ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। लीडरशिप और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर हमारी विधायिका, हमारी नेत्री कल्पना सोरेन जी आज इन विषयों पर चर्चा करेंगी, बहस में भाग लेंगी और झारखंड में क्या कुछ संभावनाएं हैं, कैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दे पाएं, कैसे विमेन लीडरशिप को आगे ला पाएं, इस पर सार्थक चर्चा होगी। और बहुत बड़ी बात है ये, जिस विजन के साथ कल्पना सोरेन जी चलती हैं, जिस सोच के साथ चलती हैं, उस सोच को कहीं न कहीं एक गति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। वहीं बीजेपी ने टाटा स्टील जैसी देसी कंपनी के साथ साइन हो रहे MOU पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब देसी कंपनियों के साथ ही MOU साइन करने थे तो दावोस जाने की आखिर क्या जरूरत थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ये दावोस को विश्व आर्थिक फोरम का
मंच बताया है। तो देखिए, इस पर सियासत भी पुरजोर तरीके से हो रही है। विपक्ष का कहना है कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने गए हैं, इसका कोई असर झारखंड के विकास में नहीं दिखेगा। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस ये कह रही है कि ये आर्थिक फोरम का विश्व मंच है और इससे बेहतर विकास होने की उम्मीद है। देखिए, इतना 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुख्यमंत्री स्विट्ज़रलैंड पहुंचे और वहां किस कंपनी से अग्रीमेंट किया? वो किया टाटा से। और टाटा कहाँ? जमशेदपुर में 100 किलोमीटर दूर है। यही अग्रीमेंट कर लिए होते। किससे अग्रीमेंट करने की बात हो रही है? इन्फोसिस से, जो पुणे में है, डायरेक्ट फ्लाइट है साहब, वहाँ 1 घंटे में पहुँच गए होते। तो ये पर्यटन यात्रा को इस तरीके काली जामा पहनाने का इनका जो प्रयास था सफल रहा। भारतीय कंपनियों से ही जब आपको अग्रीमेंट करना था तो डावोस क्यों चले गए माननीय? जहां माननीय मुख्यमंत्री गए हैं दावोस में, वो विश्व आर्थिक फोरम है, आप समझिए बात को। और वहां माननीय मुख्यमंत्री भी गए हैं, कई निवेशक भी आ रहे हैं, टाटा है, इन्फोसिस है। तो वो फोरम है जो विश्व आर्थिक मंच है, वहां पे समझौते हो रहे हैं। अब ये उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब उनसे ही समझौता करना था तो देश में ही कर लेना चाहिए था। वहां तो सैकड़ों इन्वेस्टर आएंगे, सबसे बातचीत होगी, डिस्कशन होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की नीयत साफ है। वो झारखंड में निवेश चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ निवेश आ सके। और देखिए, नितिन नवीन की बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हो चुके हैं, जिसे लेकर झारखंड में सियासत तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक पार्टी होने के ढोंग करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि बीजेपी कोई खानदानी पार्टी नहीं, यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम होता है। ये तो लोकतांत्रिक मामला है। पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर काम करती है और एक सुचिता व्यक्त करती है कि पार्टी के अंदर जो चुनाव होते हैं बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मंडल का चुनाव हुआ और जिला का चुनाव हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्य क्षमता और योग्यता की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षमता और योग्यता की कहीं कोई जरूरत नहीं है। योग्यता यह होनी चाहिए कि वो किसी वरीय नेता का पुत्र हो, वंशवाद का जीता जागता उदाहरण हो। तो वंशवाद का जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। और हमें लगता है कि यह चुनाव भी नहीं है, बल्कि यह मनोनयन हुआ है। और नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड बीजेपी में उत्साह का संचार नजर आ रहा है। रांची बीजेपी महानगर की ओर से आज अरगोड़ा चौक के पास जमकर आतिशबाजी की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले झारखंड बीजेपी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिला और इसीलिए खुशी दोगुनी नजर आ रही है। आतिशबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि दिल्ली के साथ झारखंड में भी एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो उत्साह की जो गूंज है वो पटाखों के जरिए, आतिशबाजी के जरिए दिल्ली से रांची तक पहुंच चुकी है। और हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि रांची बीजेपी महानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आतिशबाजी कर रहे हैं। नवीन भाजपा की शुरुआत आज राष्ट्रीय पद का शपथ लेने के बाद, प्रभार ग्रहण करने के बाद नवीन भारत भाजपा का शुरुआत हो गया है। निश्चित रूप से युवा को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो पूरे देश में युवाओं के लिए ये प्रेरणा की बात है। और पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, भारतीय जनता की परिपाटी रही है कि कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी परिवार का नेता इस कोई बन नहीं सकता। अगर कोई कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके पार्टी को पूरा संघर्ष के साथ ही बनता है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी भी, उनके बारे में दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि वो भी एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो एक नए युग का शुरुआत पूरे भाजपा में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से नए लोग की कमेटी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी रही है
पुराने और नए के समन्वय बना के पूरी कमेटी बनती है, एक मजबूत संगठन का निर्माण होगा पूरे देश में, पूरे राज्य में, और भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगा और संगठन गढ़ेगा, बढ़ेगा। देखिए, झारखंड में नहीं पूरे देश भर में एक नया कार्यकर्ताओं का अवसर मिला है, नया टीम बनेगा, नया आदमी में उत्साह रहेगा, और नए उत्साह के साथ जब काम में लगेंगे तो हर जगह परिवर्तन दिखाई देगा। ये सब अभी जो हमारे महिलाओं को टीम में जगह मिली है, आप देख सकते हैं मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष सब महिलाएं बन रही है। आरक्षण का हम लोग प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ये पॉसिबल है कि महिलाओं को भी उस नज़र से, उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि मर्द और महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको एक समान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नए हैं तो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नया है। कुल मिलाकर नए युग की शुरुआत का दावा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में झारखंड में टीम कितनी मजबूत बन पाती है ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, झारखंड में अगर प्रारंभिक तैयारी से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता तो 16 फरवरी से एसआईआर की शुरुआत हो सकती है। इन सब के बीच एसआईआर को लेकर वैसे मतदाता बेहद चिंतित हैं, जिनका नाम दूसरे राज्य के 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ है, लेकिन बाद में वो झारखंड के वोटर बन गए। जा रहा है एब्सेंट शिफ्टेड डेथ डुप्लीकेट, वो भी सूची बनाया जा रहा है, उसमें वो भी सूची प्रत्येक बूथ बनाया जा रहा है, वो भी अनदर 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तो वो इनमरेशन फेस में बाकी किसका फॉर्म नहीं आ रही है उसी हिसाब से फाइनल वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। आपको बोकारो से बताएंगे, जहां की सेजल झा 5 साल 3 महीने से लापता है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच अब तक सेजल का पता नहीं लगा पाई है। सेजल कैसे, कहां से गायब हुई और इसके पीछे कौन है, ये परिवार वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि अब इस मामले की सीआईडी को सौंप दी गई है जांच पड़ताल। सेजल की मां को रांची में पकड़े गए बच्चे गिरोह के सदस्यों के साथ बच्चों की बरामदगी की थोड़ी उम्मीद जागी है, क्योंकि इन अपराधियों का बंगाल से कनेक्शन भी है। और सेजल जहां से गायब हुई है वहां से बंगाल का बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। जानकारी के अनुसार सेजल 16 अक्टूबर 2020 को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर सेजल की साइकिल किताबें सड़कों पर बिखरी पड़ी मिली, लेकिन सेजल नहीं मिली। 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे से पहले हमारा एक भरा पूरा खुशहाल परिवार छोटा सा था, जिसमें मेरी सास, मेरे पति, मेरा बच्चा और मैं, मेरी बेटी बहुत खुशी से रहते थे। नहीं पता था कि क्षण भर में हमारी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी, किस्मत जो पूरी कहानी बदल देगी और एक नया इतिहास रचेगी। पिछले 5 साल से इसी उम्मीद से हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सीएम, हेडक्वार्टर, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, थाना, पुलिस, बस दौड़ना, यही उम्मीद से कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते मेरे बच्चे का एक फोन कॉल, एक खबर मिलेगा, लेकिन बस आश्वासन ही मिला। हमको लगता है यहाँ तक कि बोकारो में भी ऐसा ही कहीं गिरोह चल रहा है जिसका अभी तक हमारे बोकारो पुलिस को कुछ पता नहीं है। हमको ये लगता है कि इसका बारे में पुलिस को जानकारी करना चाहिए बोकारो में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़की गायब हो जा रही है दिन दहाड़े हमारे गांव से, हमारे घर से उठा के कहीं ले जा रहा है, 10-15 मिनट में किसी को पता नहीं चल रहा है। और एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है कि सामने हमारा बंगाल बॉर्डर पड़ता है, कुछ भी यहाँ पे हो वन जंगल का एरिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तुरंत कहीं ना कहीं कुछ गायब हो जाता है, कोई मारा हुआ मिलता है सामने। उसमें पहले भी हम लोग सेजल झा को बरामदगी के लिए पुलिस, बोकारो पुलिस अपने स्तर से बहुत प्रयास की है। हम लोग उसमें नार्को एनालिसिस भी कराए हैं, विभिन्न छापामारी दल का गठन करके विभिन्न राज्य भी भेजा गया, केरला, बंगलोर, सभी जगह भेजा गया था। और उनकी जो परिजन है, उनकी माता है, वो स्वयं वरीय पदाधिकारी से मिली थी और उसके अनुशंसा के आलोक में इस केस को सीआईडी को भेज दिया गया है। अब सीआईडी इस केस की तहकीकात कर। अब सवाल यही है कि आखिर 5 साल से ये सेजल लापता कहां है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या कर रही है राज्य की पुलिस? ये एक बड़ा सवाल है। पिछले 5 साल बीत गए। आप जरा सोचिए, 5 साल से उस माँ की आंखें तरस गई है अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन कोई भी जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन।